हेलो बच्चों, वेलकम टू डीएलपी इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री अनसॉल्व्ड सेट नंबर 4 सीडी सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमने पहले बताया है, हम इस वीडियो सीरीज़ में उन्हीं क्वेश्चनों को लेते हैं जो आपके 2024 एग्ज़ाम के सिलेबस में है। हमने उन क्वेश्चनों को छोड़ दिया है जो 2024 के सिलेबस में नहीं है। देखिएगा, हमने पहला प्रश्न लिया है जो बहुविकल्पीय का है। पूछा गया शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। तो शुद्ध जल की मोलरता आपको निकालनी, तो सबसे पहले आपको मोल पता होना चाहिए, उसका आयतन पता होना चाहिए। तो आप शुद्ध जल, आप मान लीजिए 1 लीटर का निकालना चाहते हैं, 1 लीटर का निकालना चाहते हैं तो 1 लीटर में 1000 ml होगा। कितना होगा? 1000 ml होगा। 1 लीटर का मतलब होगा 1000 ml। तो जल का डेंसिटी 1 ग्राम प्रति सीसी होता है, इसलिए इसका जो द्रव्यमान होगा वो भी 1000 ग्राम बोला जाएगा। अब इसका वो जब मोल निकालेंगे तो मोल बराबर क्या होता है? W/m, ये द्रव्यमान बटे अणुभार। तो 1000 भागे 18 करोगे तो आपको जो आएगा ये 55.55 करके ऐसा कंटिन्यू चला जाएगा। तो आप इसे चाहो तो अप्रॉक्स करके 55.56 लिख सकते हो। तो ये आपका मोल आ गया। अब आपको चाहिए मोलरता। तो मोलरता क्या होता है? N/B, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन। तो मोल आपका आया 55.56 मोल और आयतन आपका 1 लीटर। तो डिवाइड करोगे तो उतना ही आएगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 55.56 मोल प्रति लीटर आपका आंसर हो जाएगा। अगला पूछा कि विशिष्ट चालकता का मात्रक यानी कि के का मात्रक पूछा गया है। के जो होता है, विशिष्ट चालकता जो होती है वो विशिष्ट प्रतिरोधकता का उल्टा होता है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक होता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या मोहो सेंटीमीटर इनवर्स, है ना। तो आप देख लीजिए कहाँ है, ओम इनवर्स है, सेंटीमीटर इनवर्स है, तो आपका थर्ड आंसर हो जाएगा। रंगीन आयनों का निर्माण निम्न किस उपस्थिति का संभव होता है? निम्न की उपस्थिति के कारण संभव होता है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके कारण दो चीज़ें होती हैं। चुंबकीय गुण होता है, यानी एक तो पदार्थ जो आयन होते हैं, एक तो पदार्थ था उसके यौगिक जो होते हैं, एक तो उसका अनचुंबकीय होते हैं, दूसरा रंगीन गुण होता है। अनचुंबकीय प्रकृति तथा रंगीन गुण जो होता है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है ना। और रंगीन गुण जो होता है ये दोनों किस कारण होते हैं? अनचुंबकीय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जैसे आप देखो Cu+2 ये होता है, वो कैसा होता है? नीला आयन होता है ना। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अगला आंसर है RCOOAg। आप जब देखो एल्किल ब्रोमाइड बनाने की विधि है ना। ये नेमिंग रिएक्शन है हुन्स-डीकर। इसको याद रखना पड़ेगा कि हुन्स-डीकर में क्या होता है। सिल्वर का आपको एल्किलेट आयन है, ये एल्किलेट आयन है। जैसे एसीटेट हो सकता है, सिल्वर एसीटेट, सिल्वर प्रोपेनेट। उसको Br2CCl4 यानी Br2 कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ जब अपक्रिया कराते हैं तो RBr यानी कि एल्किल ब्रोमाइड बनता है। ये हुन्स-डीकर अपक्रिया है। अगला है एमिनो अम्ल। जो एमिनो एसिड होते हैं वो किसका निर्माण करते हैं या किसकी इकाई होते हैं? अमीनो एसिड। तो आप जानते हो अमीनो एसिड 20 प्रकार के अमीनो एसिड हमारी बॉडी में मिल करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं, पॉलीपेप्टाइड बंध बनाते हैं। अमीनो अम्ल के बीच में पॉलीपेप्टाइड का बंध होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है एक क्वेश्चन, ये आपका न्यूमेरिकल जो है बहुविकल्पीय खत्म हुआ। दूसरे का एक आवासशील विलेय पदार्थ जिसका मोलर द्रव्यमान 40 ग्राम प्रति मोल है, उस द्रव्यमान की गणना कीजिए। उसके द्रव्यमान की गणना करनी है जिसको जो है 114 ग्राम ऑक्टेन में घोला गया है। कि कोई एक पदार्थ है, कोई विलेय है, एक पदार्थ है, उसका द्रव्यमान बताना है, पता करना है, W पता करना है। तो ये विलेय है। तो हमने जैसा कि कन्वेंशन में लिया है, हमने एक जो है वीडियो बनाया है आपके लिए जिसमें विलेयन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया है। हम विलेय को 2 रोल नंबर देते हैं, यानी कि W2 लिखेंगे, इसका मतलब विलेय का द्रव्यमान। उसमें कहा गया है कि विलेय जो घोला गया है, जो पदार्थ घोला गया है, उसका अणुभार जो है यानी M2 जो है वो 40 ग्राम प्रति मोल है, ऐसा बोला गया है ऊपर प्रश्न में। दूसरा क्या है, किस में घोला गया है? 114 ग्राम ऑक्टेन में।
तो विलायक कौन है? आपका विलायक है ऑक्टेन। कौन है? ऑक्टेन। ऑक्टेन का मतलब C8H 8 दूनी 16 2 18, क्योंकि एल्केन है ऑक्टेन और एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2 होता है, तो ऑक्टेन हो जाएगा। इसका द्रव्यमान अगर लिखोगे तो W1 कितना है? 114 ग्राम। 114 ग्राम। और W1 दिया गया है, M1 आप निकाल सकते हो इसी से। ऑक्टेन का कार्बन का 12 होता है, 12 12 96 और 96 18 114 हो जाएगा। इसका जो अणुभार होता है वो भी कितना आया? 114 ग्राम प्रति मोल आया। अब ये हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आप जानते हो यहाँ कहा गया है घोलने पर वाष्प दाब में इतनी कमी आ जाती है। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो सूत्र हम जानते हैं क्या होता है? जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है माइनस विलेन का वाष्प दाब जो होता है, उसका जब अपेक्षिक अवनमन निकालते हैं यानी कमी निकालते हैं तो वो विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। तो विलेय का मूल प्रभाज यानी X2, तो X2 अगर हम X2 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? N2/N1 + N2 लिखेंगे। तो यहाँ से हम ऊपर जो डाटा दिए गए थे से N1 N2 निकाल सकते हैं। तो जब N2 लिखेंगे तो हम लिखेंगे W2/40, और जब N1 लिखेंगे तो लिखेंगे N14/114, क्योंकि दोनों क्या हैं? समान है। क्योंकि मोल निकालने का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बटे अणुभार। तो द्रव्यमान भी 114 है, अणुभार भी 114 है, तो ये आपका एक आ जाएगा, वो W2/40 आ जाएगा। अब कहा गया कि कमी कितनी हो जाती है? 80%। तो 100% था मान लो, 80% कम हो जाएगा, तो 100 - 80 करेंगे, तो 100 - 80 बटे 100। N2 आपका W2/40 है, अपान में W2/N1 लिखना है तो N1 1 लिख दीजिए पहले, आगे पीछे लिखने से कोई मतलब नहीं है। 1 + W2/40। अब यहाँ देखिएगा, रफ कार्य कर रहे हैं, ये 1 + W2/40 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका 40 + W2/40 आ जाएगा, है ना। तो आप सीधा रखिए, इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 20/100 बराबर W2/40 अपान में 40 + W2/40। ये आप डिवाइड करोगे तो आपका ये डिवाइड होकर कितना आ जाएगा? 20 × 5 100, 20 × 1 20। और इसे आप रिवर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/5 बराबर W2/40। ये पलट जाएगा 40 ऊपर और नीचे 40 + W2, है ना। आप 40 से 40 कैंसिल कर देंगे, आपका क्या बचेगा? W2 1/5 = W2/40 + W2। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या हो जाएगा? 40 + W2 = 5W2। अब आप पक्षांतर करिए, साइड चेंज करेंगे, 40 बराबर 5W2 - W2, तो आपका कितना आ जाएगा? 4W2। 4W2 = 40, तो W2 आपका आ गया 40/4, तो W2 आपका आ गया 10 ग्राम, जो आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। ये पूछा गया था आपसे। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में EMF की गणना करिए। तो EMF निकालना है आपको। EMF ऑफ द सेल क्या होता है? E कैथोड माइनस E0 ऑफ द एनोड। इसमें कैथोड एनोड कैसे पहचानो आप? तो आप याद रखो AOCR। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। एनोड पर जो होता है वो ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो इसे हम मानक अपचयन विभव दोनों में लिखते हैं, दोनों का।
तो दोनों का देखिए क्या दिया गया है, एनोड देखिए क्या है जिस पर ऑक्सीडेशन होता हो, तो जिंक का देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, तो ये आपका एनोड हो गया और ये हो गया कैथोड। तो एनोड का क्या लिखना है आपको, एनोड पहले कैथोड का अपचयन विभव लिखना है। तो कैथोड पर क्या है, कैथोड पर कॉपर है, तो कैथोड पर कॉपर यानी कि 0 पॉइंट प्लस का 34 वोल्ट, माइनस में आपका 0 पॉइंट, कैथोड क्या है, कैथोड आपका क्या है, कॉपर है, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। एनोड क्या है आपका, जिंक है, तो एनोड पर कितना लिखेंगे, एनोड का कितना है, जिंक प्लस का 76, घटाएंगे आप इसको, माइनस का आएगा 4 से 6 से 4 जाएगा आपका, बचेगा 2, 7 से 3 जाएगा 4.42 वोल्ट, आपका ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, वास्तविक में क्या होता है कि जिंक का जो अपचयन विभव होता है नेगेटिव का 0.76 वोल्ट होता है। अब चूंकि यहाँ प्लस में दिया गया तो इसलिए हमने प्लस से लगाया है, ठीक है, नहीं तो उसका आंसर कुछ और आता, ऐड होकर के 1.1 करके कुछ आता है इसका आंसर। तो हम ये अब बताना क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि आपके जो बुक है एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन दिया गया है, बस वहाँ पे जो बुक है आपकी एनसीईआरटी बुक है उसमें सेम क्वेश्चन दिया गया है, बस जिंक का जो अपचयन विभव दिया गया है नेगेटिव का 0.76 दिया गया है, तो आपका ये आंसर हो गया, ईएमएफ ऑफ द सेल हो गया। अगला देखिए, कोल्लाउस नियम क्या है। कोल्लाउस नियम क्या कहता है, जब अनंत अंतता किया जाए, इतना जल मिलाया जाए किसी भी वैद्युत अपघट्ट में कि उसके सभी आयन जो हैं वो सभी आयन टूट जाएं, तब उसकी जो चालकता होगी उसमें उपस्थित जितने आयन होंगे उसकी चालकता के योग के बराबर होगा। उसकी मोलर चालकता उसमें उपस्थित सभी आयनों के चालकता के योग के बराबर होगा। यानी अनंत तंता पर इतना घोला जाए कि उसमें और कोई विद्युत अपघट्ट के अणु ना बचे कि टूटने हों। तो अनंत तंता पर विद्युत अपघट्ट की वो जो मोलर चालकता होती है वह विद्युत अपघट्ट में उपस्थित सभी आयनों की मोलर चालकता के बराबर होती है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा है मोलर चालकता, अनंत मोलर चालकता NaCl के आपको लिखना है। तो NaCl में कौन कौन से आयन है, Na आयन है और Cl आयन है। तो इसकी जो मोलर चालकता होगी वो Na की मोलर चालकता Na प्लस की मोलर चालकता और Cl की मोलर चालकता के योग के बराबर होगी, है ना। इस एग्जाम्पल के लिए हम कहें, मान लीजिए HCl की मोलर चालकता जो है, HCl की मोलर चालकता X है, और मान लीजिए H2 की मोलर चालकता जो है, H2 की मोलर चालकता Y है, और NaOH की जो मोलर चालकता है, NaOH की जो मोलर चालकता है वो Z है। तो आप बताइए आपको क्या बताना है, आपको मोलर चालकता बताना है NaCl की मोलर चालकता क्या होगी, क्या होगी। तो देखिए इसमें ये X की जो मोलर चालकता किसके किसके योग के बराबर है, H प्लस का और Cl माइनस का। इसमें OH माइनस H प्लस, यहाँ पे Na प्लस OH माइनस, और इसमें Na प्लस Cl माइनस। तो हमको Na और Cl का चाहिए। देखिए आपको Na यहाँ से मिल जाएगा, Na यहाँ से मिल जाएगा NaOH से, और Cl आपको HCl से मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, HCl और NaOH की मोलर चालकता को आप जोड़ दीजिए। तो क्या करिए, जो HCl है, HCl है, HCl और मोलर चालकता, अनंत मोलर चालकता NaOH है, इनको जोड़ दीजिए। तो आपका जब इसको जोड़ा तो NaCl का तो आया ही साथ में आपका H का और OH का भी आ गया। तो HOH का निकालने के लिए क्या करो, Na जो मोलर चालकता जल की है उसे घटा दीजिए। इसमें से आप क्या करेंगे,
इसमें घटा दीजिए मोलर चालकता, अनंत मोलर चालकता जल की H2O की, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, जिससे आपको हल करने पर NaCl की मोलर चालकता मिल जाएगी, है ना। तो अनंत मोलर चालकता आपकी ये जो है आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम जो है कोल्हाउस नियम का उपयोग कर सकते हैं। कोल्हाउस नियम का एक उपयोग पूछा गया था, हमने बताया आपको। अगला क्वेश्चन है तीसरे का फेरस सल्फेट जो होता है उसका जब अमोनियम सल्फेट के साथ विलयन बनाते हैं 1:1 में तो ये Fe का टेस्ट देता है, जबकि कापर सल्फेट अमोनियम के साथ में जब हम 1:4 का मिश्रण लेते हैं तो कापर का परीक्षण नहीं देता है। जब इसमें Fe मिलाया गया इसके साथ तो ये Fe का टेस्ट दिया, जबकि कापर जब मिलाया गया तो नहीं दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि जब कापर सल्फेट जो होता है अमोनियम सल्फेट के साथ जब लवण बनाता है तो ये संकर लवण बनाता है, जबकि FeSO4 जब अमोनियम सल्फेट के साथ 1:1 में मिलता है तो यह मोहर लवण बनाता है। तो मोहर लवण जो होते हैं यानी द्विक लवण है, ये डबल साल्ट है। और डबल साल्ट जो होते हैं, द्विक साल्ट होते हैं, वो जल में घोलने पर पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, सभी आयन उसमें टूट जाते हैं। जबकि जो संकर लवण होता है उसका जो संकुलन जो समन्वय मंडल होता है वो आयनित नहीं होता, केवल आयनन मंडल ही आयनित होता है। तो आयनन मंडल के बाहर, आयनन मंडल में जो भाग होंगे, जो आयन होंगे वो तो मिलेंगे, लेकिन समन्वय मंडल के अंदर जो भाग होगा वो नहीं मिलेगा। तो देखिएगा फेरस सल्फेट जो होता है जब अमोनियम सल्फेट के साथ मिलाया जाता है 1:1 में तो द्विक लवण बनाता है, जिसे मोहर लवण कहा जाता है। जब ये टूटेगा तो फेरस सल्फेट जो है फेरस आयन और सल्फेट आयन देगा, अमोनियम आयन भी मिलेगा इसमें आपको, और जल भी मिलेगा, है ना। तो ये सभी आयनों के परीक्षण दे देगा, क्योंकि ये द्विक लवण है, सभी आयन में टूट जाएगा, ये जल में जैसे घोला जाएगा। लेकिन जब जो है कापर सल्फेट को 1:4 में अमोनिया के साथ मिलाया जाएगा तब ये जो है, तब ये क्या होगा, ये टेट्रा एमाइन कॉपर सेकेंड सल्फेट साल्ट बनाता है, जो क्या है, एक संकर लवण है। कैसा लवण है? एक संकर लवण है, एक संकर लवण है ये। जिससे देखो ये जो आपका है ये आपका समन्वय मंडल है, समन्वय मंडल के बाहर आयनन मंडल है। तो ये जो आयन देगा ये बस यही 2 आयन देंगे, और इसके अलावा कोई आयन नहीं देगा। तो ये देखिए इसमें कापर आयन बाहर नहीं निकला, तो ये कापर आयन का परीक्षण नहीं देगा। बात समझ में? अगला है कीटोन फिलिंग विलयन के साथ टालिन अपकर्मक में अपचयित नहीं करते हैं। जो कीटोन होते हैं वो फिलिंग विलयन के साथ रिक्रिया नहीं करते हैं या उसको अपचयित नहीं करते हैं, जबकि फ्रक्टोज के पास कीटोन ग्रुप ही होता है, फिर भी वो फिलिंग विलयन के साथ अपक्रिया करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रक्टोज जो टालिन अपकर्मक होता है उसको क्षारीय माध्यम में होता है, क्षारीय होता है, अमोनिकल सेलुलर नाइट्रेट होता है। तो वो क्या करेगा, क्षारीय माध्यम में होता है, क्षारीय माध्यम होता है फिलिंग विलेन का, तो फ्रक्टोज को दोबारा ग्लूकोज में बदल देता है। यानी फ्रक्टोज जो होता है, फ्रक्टोज का जो कीटोनिक समूह होता है वो टालिन अपकर्मक तथा फिलिंग विलेन जो होता है उसके साथ उसे अपचयित कर देता है, क्योंकि उसमें जो क्षार होता है फ्रक्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, पुनर्विन्यासित कर देता है, दोबारा रीअरेंज कर देता है, क्योंकि उसमें कीटोन ग्रुप जो होता है वो CHO समूह में परिवर्तित हो जाता है। जिससे क्या होगा, वो फेलिंग विलेन या टॉलरेंस रीजन के साथ में अभिक्रिया करेगा और उसे अपचयित करेगा और स्वयं ऑक्सीकृत हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो संकर्ण धातुएं होती हैं इनकी परमाणु त्रिज्या की श्रेणी में किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो ध्यान रखिएगा, डी ब्लॉक में कम संख्या होती है, उसमें संख्या अलग अलग परिवर्तित होती है। इसलिए क्या होता है, संक्रमण धातु की जो त्रिज्या होती है तो पहले तो घटती ही, बाद में कांस्टेंट हो जाती है, फिर बाद में बढ़ती है। तो डी ब्लॉक डी इलेक्ट्रॉनों की कम संख्या के द्वारा प्रदान किए गए खराब परीक्षण सील्डिंग इफेक्ट, है ना, एक इलेक्ट्रॉन जो दूसरे इलेक्ट्रॉन पर परीक्षण प्रभाव लगाता है, प्रतिकर्षण प्रभाव लगाता है, उसे हम परीक्षण प्रभाव या सील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। जिससे क्या होगा कि कारण जो आयनिक त्रिज्या होती है, परमाणु त्रिज्या होती है 3 से 6 समूह तक घटती है पहले, फिर इसके बाद में रखे गए में क्या होती है, कुछ तक असमान होती है। इसके बाद में 11-12 में परमाणुओं की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। यानी पहले क्या होगी, पहले घटेगी, फिर इसके बाद कांस्टेंट होगी, इसके बाद बढ़ेगी। तो ये 3 प्रकार से आपको दिखाई देगा, पहले घटेगी, फिर ये कांस्टेंट हो जाएगी, इसके बाद में बढ़ेगी, है ना। ये ग्राफ लिया हमने पूरा समझाने के लिए आपको। पहले देखिए स्कैंडियम के, ये टाइटेनियम वेडनियम क्या हो रहा है, ये
पहले घट रहा है, इसके बाद कांस्टेंट है, इसके बाद क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, पहले घटेगी फिर कांस्टेंट हो जाएगी फिर बढ़ेगी। संक्रमण धातुओं के आयन प्रायः अनचुंबकीय होते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें हमने बताया अनचुंबकीय होते हैं, यानी चुंबकत्व गुण होता है क्योंकि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। रंगीन होते हैं क्योंकि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों का एक ही रीजन है। अगला है संक्रमण तत्व के विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पास जो है NS और N-1 D दो उपकोष होते हैं, दो उपकोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं बंध बनाने के लिए, यानी बाहर का सबसे डी उपकोष तो होता ही है, उसके अंदर वाला एक उपकोष भी होता है, दो उपकोष होते हैं, दो कोष होते हैं, दो कोषों के इलेक्ट्रॉन होते हैं, आबंध बनाने के लिए उपस्थित होते हैं। तो संक्रमण में परिवर्ती आकृतिकरण अवस्थाएं होती हैं क्योंकि NS और N-1 D कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आबंध बनाने के लिए उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण देते हुए सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 5 OH होते हैं तथा एक एल्डिहाइड होता है। तो 5 OH के लिए आप एसिटिल क्लोराइड या एसिटिल एनहाइड्राइड से आप क्रिया करवाइए। देखिए CHO CH OH जो है आपका 4 बार होता है तो इकट्ठा हम 4 बार लिख देते हैं, और CH2OH आप इसकी क्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराइए, CH3COCl। तो क्या होगा, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट प्राप्त हो जाएगा, है ना। CHO CH बांड O बांड C डबल बांड O CH3 का होल 4 और दूसरा CH2O C डबल बांड O CH3 ग्लूकोज पेंटाएसीटेट, है ना, ये प्राप्त होगा। अब ये 5, ये क्या, ये क्रिया किसके लिए है, 5 OH दिखाता है, ये 5 OH है ना, पेंटाएसीटेट बन रहा है क्योंकि इसमें 5 OH उपस्थित हैं। और ब्रोमीन जल से अगर आप क्रिया कराएं या टॉलेंस रीजन से क्रिया करवा दें, है ना, टॉलेंस रीजन से क्रिया करवा दें, तो इसका जो एल्डिहाइड समूह होता है, ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड समूह है ऑक्सीटाइज हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। टॉलेंस रीजन ले लें, फेलिंग सोल्यूशन ले लें, टॉलेंस रीजन ले लें आप, तो क्या होगा, ये CHO जो है वो COOH में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, CHOH का होल 4 और CH2OH ये ग्लूकोनिक अम्ल बना देता है। तो ये किसको दिखाता है, ये दर्शा रहा है कि इसमें एक एल्डिहाइड समूह होता है। अगला है मोलर उन्नयन स्थिरांक तथा मोलर उन्नयन स्थिरांक। मोलर और मोलल दो उन्नयन स्थिरांक आपको बताने हैं, इनसे अंतर स्पष्ट करना है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए मोलर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मोलल या मोलर, मोलर उन्नयन स्थिरांक और तो मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो सबसे पहले मोलर उन्नयन निकालिए, बताइए, और फिर मोलल उन्नयन निकालिए, फिर उसमें जो स्थिरांक आएगा उसे को आप मोलल उन्नयन स्थिरांक कहेंगे। तो जब विलयन की सांद्रता, जो विलयन की सांद्रता 1 मोलर लिया जाए, यानी 1 लीटर विलयन में 1 मोल विलय उपस्थित हो, तब उस विलयन के जो है क्वथनांक में जो उन्नयन होगा उसे हम मोलर उन्नयन कहेंगे। 1 मोलर, यदि विलयन की सांद्रता 1 मोलर ली जाए, 1 मोलर लेने का मतलब क्या है, 1 लीटर विलयन में 1 मोल विलय उपस्थित हो ली जाए, तो विलयन के क्वथनांक में उन्नयन मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाएगा। मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाएगा, है ना। और इस मोलर उन्नयन स्थिरांक से मोलर उन्नयन कहलाएगा, मोलर उन्नयन
कहलाएगा। और इससे जो उत्थानांक प्राप्त, इससे जो स्थिरांक प्राप्त होगा वो मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाएगा, है ना। तो आप इसके लिए तथा प्राप्त स्थिरांक को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहेंगे। क्या कहेंगे? मोलल उन्नयन स्थिरांक कहेंगे, स्थिरांक कहेंगे। बात समझ में आई? समान इसी प्रकार से यदि विलयन की सांद्रता कितनी ली जाए? 1 मोल ली जाए, तो सेम चीज आपको लिख लेना है इसमें, एक मोलल ली जाए। मतलब क्या है? 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल मिलाया जाए। यहाँ पे 1 लीटर विलयन में 1 मोल मिलाया गया, यहाँ 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल अगर विलय मिलाया जाए, तब विलयन के क्वथनांक में जो उन्नयन होगा उसे हम मोलल उन्नयन स्थिरांक कहेंगे, मोलल उन्नयन कहेंगे। और उसे प्राप्त स्थिरांक को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहेंगे। 1 मोलल लिया जाए तो क्वथनांक में उन्नयन को मोलल उन्नयन कहेंगे। क्या कहेंगे? मोलल उन्नयन कहेंगे तथा प्राप्त स्थिरांक को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहेंगे तथा इससे प्राप्त स्थिरांक को मोलल, सॉरी यहाँ पे हमने मोलल कर दिया, मोलर उन्नयन स्थिरांक होगा, ये आपको सही कर लेना है, मोलर उन्नयन स्थिरांक होगा। और ये मोलल उन्नयन स्थिरांक होगा। यानी जब सांद्रता मोलरता में लिया जाए तो मोलल उन्नयन स्थिरांक प्राप्त होगा, और ये सांद्रता मोललता में लिया जाए तो मोलल उन्नयन स्थिरांक प्राप्त होगा, है ना। सिंपल सी बात है। अगर आपने विलयन की सांद्रता जो है सांद्रता मोलरता में लिया है तो मोलर उन्नयन स्थिरांक प्राप्त होगा। अगर हमने मोलल में लिया है यानी कि मोललता लिया है तो आपको मोलल उन्नयन स्थिरांक प्राप्त होगा। अब इसका जब सूत्र लिखोगे आप तो डेल्टा टी बी से डैश लिखा जाता है, के बी डैश इक्वल टू एम मोललता लिखा जाएगा, मोलरता लिखा जाएगा। मोलरता सूत्र क्या होता है? N2/V, और N2/V को अगर ओपन करोगे तो डेल्टा टी बी डैश इक्वल टू के बी W2 अपान M2 मल्टीप्लाई B। तो आपका ये आणविक द्रव्यमान में और द्रव्यमान में तथा मोलल उन्नयन स्थिरांक में संबंध आ जाएगा, है ना। देखिए, और साथ में अगर इसका लिखना हो तो क्या लिखोगे? डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी स्मॉल एम लिखा जाएगा। स्मॉल एम क्या है? मोललता है। मोललता क्या लिखते हैं? N2/W लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? N2/W। इसे अगर और ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा? डेल्टा के बी मोल को क्या लिखोगे? W2 अपान M2 इंटू W। यहाँ लिखिएगा, यहाँ B जो होगा वो लीटर में है और यहाँ B किलोग्राम में है ना। तो ये आपका सूत्र बन जाएगा। क्वेश्चन है 5th का आईपीएससी नियमों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित को सुव्यवस्थित नाम लिखिए। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप जब नाम लिखना हो तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। ऑक्सीकरण अवस्था जब निकाल लेंगे
तभी आप कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे। क्लोरीन पर कितना है, 1 पर -1 होता है, 3 पर -3 हो जाएगा। और जो एमीन होता है यानी अमोनिया होता है उस पर 0 होता है। तो कोबाल्ट पर +3 होगा तभी जा करके कुल मिला के आवेश इस पर 0 आएगा। आप एक्स मान करके भी निकाल सकते हैं। तो आप देखोगे कोबाल्ट पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। तो नाम लिखेंगे, इसका नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम धनायन का लिखते हैं। धनायन आपका भाग ये है, ऋणायन भाग ये है। तो धनायन में पहले हम लिगेंड है तो लिगेंड का नाम लिखेंगे हेक्साअमीन, हेक्साअमाइन, 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 कोबाल्ट, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, क्लोराइड है ना, ये नाम हो गया इसका। देखिए क्लोरीन पर कितना होता है, -1 तो -2, 2 पर -2 हो जाएगा, एमीन पर 0, तो प्लेटिनम पर +2 हो जाएगा। तो नाम लिखोगे तो पहले एमीन और यानी कि लिगेंड का एमीन और क्लोरीन का लिखना है। तो आप पहले ए का लिखेंगे, उसके बाद सी का लिखेंगे, जो है अल्फ़ाबेट के क्रम में लिखा जाता है। तो लिखेंगे डाई एमाइन, डाई एमाइन या डाईएमीन, डाईएमाइन, डाई क्लोरो, डाई क्लोरो क्लोराइडो लिखिए आप इसको, डाई क्लोराइडो, क्लोरो भी लिखा मिल सकता है, क्लोराइडो। और फिर प्लेटिनम, प्लेटिनम, प्लेटिनम सेकेंड, ये आपका नाम हो गया ऐसे। अगला देखिए यहाँ पे धनायन ये है, ऋणायन है, तो धनायन का पहले नाम लिखेंगे। तो जो एसीटेट आयन है C2O4, 1 पर 2 होता है तो 3 पर -6 हो जाएगा। तो क्रोमियम पर जब +3 होगा तभी बाहर जाके पोटेशियम पर +3 के लिए संतुलित होगा, यानी कुल मिला के 0 आएगा ये। तो यानी क्रोमियम पर +3 है तो इसका जब नाम लिखोगे आप तो क्या लिखोगे, पोटेशियम, पोटेशियम, फिर ट्राई, ट्राई ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो क्रोमेट, क्रोमेट थर्ड, ये नाम हो जाएगा। अगला है आपका ट्राई कार्बोनिल है ना, सॉरी टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, CO को हम कार्बोनिल कहते हैं जो है लिगेंड के नाम के रूप में। और निकिल उदासीन है, निकिल, निकिल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, क्योंकि जो कार्बोनिल कार्बन मोनोऑक्साइड है उस पर 0 होता है तो निकिल पर भी 0 होगा, तो निकिल ये नाम हो जाएगा। अब ध्यान ये देना है आपको कि जो ऋणायन लिगेंड होते हैं जिनमें लास्ट में जो धातु जो संकुलन आयन है यानी कि जो संकुलन मंडल है, समन्वय मंडल है, उसमें अगर बाहर माइनस आ जाता है तो जो धातु का नाम लिखा जाएगा उसमें 8 लगा दिया जाता है, जैसे क्रोमेट। उदासीन और धनात्मक है तो उसमें सिंपल नाम लिख दिया जाता है, बस इतना ध्यान देना है आपको। अगला क्वेश्चन है, एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक ये का जलीय विलयन अमोनिया के साथ उपचार करने पर गर्म करने पर, उपचार करके गर्म करने पर Br2 KOH से अभिक्रिया करते हैं तो Br2 KOH से जब अभिक्रिया करते हैं तो C6H7 वाला एक COB बनता है। ये भी सी बताना है आपको। क्या कहा गया है, एक कोई ये है, इसको जब अमोनिया के साथ में NH3 के साथ में गर्म करते हैं तो एक कोई उत्पाद बनता है B, और B को जब Br2 KOH के साथ में गर्म किया जाता है, ट्रीट किया जाता है Br2 KOH के साथ में तो C बनता है, ये भी सी बताना है। देखिए यहाँ जो अभिक्रिया होगी आपकी, C जो उत्पाद बनता है इसका जो अणुसूत्र होता है C6H7N बनता है। देखिए बेंजीन रिंग से लगता है कि 6 कार्बन का होगा। अब दूसरी बात यह है कि यहाँ पे लिखा Br2, क्या लिखा Br2 KOH, तो ये बताता है कि ये अभिक्रिया जो है आपकी ये HBr है, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। उसमें क्या होता है, एक जो CO समूह होता है एमीन के साथ में नहीं एमाइड होता है, इसको ये हटा देता है, इस ग्रुप को हटा देता है।
तो आप देखिए एक ग्रुप को हटाएगा तो कुल मिला के आपके, या इसका मतलब कुल मिला के जो ए में रहा होगा वो 7 कार्बन रहे होंगे। तो बेंजीन रिंग के अच्छा और एक कोई और कार्बन रहा होगा, इसका मतलब इस ग्रुप के स्थान पर यहाँ पर जो रिंग रहेगी वो बेंजीन की रिंग रहेगी, है ना। क्योंकि यहाँ देखिए 6 कार्बन है C6H7, है ना। तो ये जब हट जाएगा तो बेंजीन रिंग जब आएगी, बेंजीन रिंग जब आएगी तो ये एमीन हो जाएगा आपका NH2। देखिए 6 कार्बन आपके, 5 जो है हाइड्रोजन आपके बेंजीन रिंग के और 2 हाइड्रोजन एमीन के, तो 5 2 7 और एक नाइट्रोजन। तो इसका मतलब क्या है, बी जो है आपका ये है। और ये क्या होगा, जब आप कार्बोक्सिलिक अम्ल यहाँ पे लेते हैं जो है अमोनिया के साथ क्रिया करवाते हैं तो इस प्रकार का एमाइड बनता है। तो ये जो है वो बेंजोइक एसिड होगा, बी ये बेंजनामाइड होगा, बेंजिलमाइड, और सी जो होगा वो एनिलीन होगा, है ना। तो आप चाहो तो इसको दोबारा लिख लीजिए। देखो ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसकी अब क्रिया आप अमोनिया से कराएं तो बेंजिलमाइड बन जाएगा CONH2। फिर इस बार HBr कराना है, Br2 KOH क्रिया, HBr क्रिया है, हाफ माइन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो क्या बन जाएगा, ये आपका एनिलीन बन जाता है, एनिलीन बन जाएगा, है ना, NH2। तो ये आपका ये हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगला है एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक, ये CH3 KOH से क्रिया करके बी और सी देता है। देखिए CH3 KOH ये कौन सी क्रिया, RTR है, रीमन टीमन एप क्रिया। क्या बनाते हैं, सल्सिल्डिहाइड बनाते हैं। तो यहीं से पता चल गया कि सल्सिल्डिहाइड फिनॉल से बनेगा, इसका मतलब ये जो है फिनॉल होगा। यहीं से कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो होगा वो फिनॉल होगा, है ना। तो ये जो होगा वो फिनॉल होगा, सल्सिल्डिहाइड बनाने की विधि RTR कहा गया ना, CHCl3 विथ KOH, है ना। क्या बनेगा, सैलिसिल्डिहाइड बनता है ना। आर्थो और पैरा उत्पाद का एल्डिहाइड बनेगा। ये आपका 2 एल्डिहाइड आप लिखेंगे, एक तो आर्थो वाला, दूसरा जो होगा वो पैरा वाला होगा। क्या कहा गया है इसमें, उसको जब चूर्ण के साथ में आसवन करते तो डी बनाता है। अब जिंक चूर्ण के साथ अगर आप इसे अपक्रिया करोगे तो जिंक ऑक्साइड निकल जाता है और आपका क्या बनता है, अपचयित होकर के ये आपका OH समूह गायब हो जाएगा, उसके स्थान पर केवल H लिखा मिलेगा। इसका मतलब केवल बेंजिल्डिहाइड बचेगा आपका, है ना। क्या बचेगा आपका, केवल और केवल बेंजिल्डिहाइड बचेगा। अब इसको क्या कहा गया है, ऑक्सीकृत कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं तो C7H6O2 वाला उत्पाद बनता है। 6 कार्बन, 6 से 1 7 कार्बन ज़्यादा, क्योंकि 6 कार्बन बेंजीन का हो जाएगा, 1 CHO का। तो ऑक्सीडेशन कराओगे, इसको ऑक्सीडाइज कराओगे, ऑक्सीडेशन होगा तो CHO जो होगा वो क्या बन जाएगा, वो COOH में परिवर्तित हो जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो आप देखिए C7H6O2 यहाँ कितने कार्बन, 6 कार्बन है, तो 5 कार्बन 5 हाइड्रोजन आपके बेंजीन रिंग के और 1 हाइड्रोजन आपका COOH का। तो 6 कार्बन जो है 6 हाइड्रोजन हो गए और 7 कार्बन क्या कहा गया लास्ट प्रोडक्ट C7 और H जो है 5 H6 हो जाएगा आपका और O2, है ना। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है C7H6O2, है ना। तो ये आपका ये हो गया, ये आपका BAC, है ना। तो ये आपका D और ये लास्ट आपका E, ये आपका उत्पाद हो गया। अगला निम्नलिखित संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विलियमसन संश्लेषण क्या होता है, ईथर बनाने की विधि। विलियमसन संश्लेषण से ईथर बनता है जब एल्किल हैलाइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ में गर्म किया जाता है। सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये NX निकल जाएगा और आपका क्या बनेगा, आपका
ROR' ये ईथर बनेगा, प्लस में NX निकल जाएगा आपका, है ना, NX निकल जाएगा। ये आपका क्या है, ईथर है, ईथर है। अगला किडवन, किडवन में क्या होगा, किडवन में शर्करा जो होती है, शर्करा, शर्करा ईस्ट के पास उपस्थित जो एंजाइम होता है, ईस्ट जो होता है, खमीर, ईस्ट के पास इन्वर्टेज नाम का एंजाइम होता है, इन्वर्टेज, इन्वर्टेज नाम का एंजाइम क्या करता है, ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। ग्लूकोज को ईस्ट के अंदर उपस्थित जाइमेज नाम का एंजाइम जो होता है, जाइमेज, ये एथेनॉल में परिवर्तित कर देता है, एथेनॉल प्लस एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बना देता है, जिससे क्या होता है, किडवन कहते हैं। तो किडवन एक एथेनॉल बनाने की औद्योगिक विधि है जिसमें शर्करा को जो है, इच्छ शर्करा को ईस्ट द्वारा फर्मेंटेट किया जाता है, किडवित किया जाता है, जिससे एथेनॉल प्राप्त होता है। अगला है पायरोलिग्नीशियस अम्ल से मेथनोइक अम्ल बनाने की, मेथिल अल्कोहल बनाने की विधि बतानी है आपको। तो पायरोलिग्नीशियस अम्ल को जब पहले हम क्या करते हैं, पहले कॉपर के पात्र में गर्म करते हैं और उसका वाष्प बनाते हैं, कॉपर के पात्र में गर्म करके इसका वाष्प बनाते हैं, ये पायरोग्लिसरॉल अम्ल है। और जब वाष्प बनेगा तब इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से प्रवाहित करेंगे। तो क्या होगा, कैल्शियम एसीटेट का अवक्षेप PPT प्राप्त होगा, और साथ में क्या प्राप्त होगा, मेथिल अल्कोहल और एसीटोन का मिश्रण प्राप्त होता है, एथिल अल्कोहल और एसीटोन का मिश्रण प्राप्त होगा। अब PPT वैसे अवक्षेप में बैठ जाएगा, और इसका क्या करेंगे, इसका कराएंगे हम प्रभाजी आसवन। क्या कराएंगे, प्रभाजी आसवन कराएंगे, प्रभाजी आसवन, अलग अलग ताप पर इसको गर्म करेंगे, आसवन कराएंगे, जिससे क्या होगा, ये आपका मेथनॉल और एसीटोन अलग कर लिया जाएगा, मेथनॉल और एसीटोन अलग कर लिया जाएगा, इससे मेथनॉल और हमें एसीटोन अलग अलग प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पायरोग्लिसरिक अम्ल को कॉपर के पात्र में गर्म करेंगे, जिससे प्राप्त वाष्प को गर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से प्रवाहित करेंगे, जिससे कैल्शियम एसीटेट का अवक्षेप प्राप्त होगा, और मेथनॉल और एसीटोन का जो मिश्रण प्राप्त होगा उसे पुनः प्रभावी आसवन द्वारा अलग कर लिया जाएगा। अगला है, एक अपक्रिया है 2A + B 2C + 3D में परिवर्तित हो रहा है। C में सांता परिवर्तन की दर 1 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है। तो आपको अभिक्रिया का वेग बताना है और A, B और C का सांता में परिवर्तन की दर बतानी है। तो पहले दर लिखिए, रेट बराबर कैसे लिखा जाएगा, इस अभिक्रिया से लिखोगे 1/2 माइनस में चेंज इन कंसंट्रेशन dA/dt इक्वल टू माइनस dB कंसंट्रेशन, ये dB कंसंट्रेशन में परिवर्तन समय में, बराबर 1/2 dC/dt इक्वल टू 1/3 d। ये आपने अभिक्रिया का दर लिख लिया। इस प्रकार से समीकरण से दी गई समीकरण से अभिक्रिया का दर लिखते हैं। अब यहाँ परिवर्तन की दर दिया गया है, यानी कि ये जो है C में परिवर्तन की दर। तो C में परिवर्तन का दर का मतलब क्या है, dC/dt दिया गया है। परिवर्तन की दर कितना दिया गया है, 1 मोल प्रति लीटर, 1 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। तो आप इसमें से कुछ भी निकालना चाहते हैं, सब निकाल सकते हैं, है ना। तो रेट बराबर, पहले रेट पूछा गया, तो रेट बराबर C के कॉन्सेप्ट में आप लिख सकते हैं 1/2 dC/dt। तो क्या हो जाएगा, वो dC/dt के स्थान पर 1 लिखना है आपको। तो कितना आ जाएगा, 1/2 मोल
प्रति लीटर प्रति सेकंड आपका ये रेट आ गया, दर आ गया। अब आपको क्या बताना है, ये बी अथवा सी के डी के सांता में परिवर्तन। तो आप अलग अलग से ले लीजिए सबका संबंध। जैसे मान लीजिए आपको क्या बताना है, मान लीजिए आपको ए में सांता में परिवर्तन, तो रेट के साथ में ए को ले लीजिए। बी को बताना है तो आप रेट के साथ में बी को ले लीजिए। डी को बताना है तो रेट के साथ में डी को ले लीजिए। तो रेट बराबर हम पहले देखिए, रेट बराबर पहले हम लिखते हैं ए से, तो माइनस डी ए अपान डी टी, ये आगे हाफ भी है तो 1/2। तो रेट कितना आया आपका, 1/2 आया। तो 1/2 माइनस का डी ए अपान डी टी, साइड चेंज करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, ये 1/2 से 1/2 कैंसिल। तो आपका जो सांता में परिवर्तन है माइनस डी ए अपान डी टी जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, है ना। अब आपको देखिए यहाँ से क्या बताना है, बी क्या बताना है। बी क्या बताना हो तो क्या लिखोगे, सीधा रेट के साथ में बी का संबंध जो दिया है इस लिख लोगे। रेट के साथ में आप बी का संबंध लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, रेट बराबर माइनस डी बी, बी के सांता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। तो रेट बराबर 1/2 आया है, तो माइनस डी बी अपान डी टी आपका ये आ गया। तो ये दूसरा हो गया आपका, बी की सांता में परिवर्तन हो गया। अब आपको डी की सांता में परिवर्तन बताना, तो रेट के साथ डी का संबंध 1/3 के साथ लिखा जाएगा। तो रेट बराबर क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, ये हो जाएगा। क्या लिखेंगे आप, रेट 1/3 डी की सांता में परिवर्तन, 1/3 बोला गया था, 1/3 डी अपान डी टी। कहाँ से लिखा हमने, ये जो हमने अभिक्रिया के दर समीकरण पहले लिखा था इसी से लिखा है ना। इसे आप पहले लिखें, जब भी इस प्रकार से प्रश्न हो तो इनको पहले लिखें आप, इसी से लिखा हमने, है ना। तो रेट बराबर 1/2 है, देख लीजिए 1/2 है आपका। तो 1/2 बराबर 1/3 डी अपान डी टी। अब साइड चेंज करोगे 3/2 हो जाएगा, यानी कि आपका देखिए आपका डी डी अपान डी टी कितना हो जाएगा, 3/2 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके 3 आंसर आ गए, सॉरी 4 आंसर आ गए। ये 2 हो गया, 3 हो गया आपका, सबसे पहले रेट निकाला था हमने, ये 4 हो गए, है ना। ये पहला है, दर निकाला आपने, पहले आपने दर निकाला, दर, है ना। दूसरा आपने जो है ए की सांता में परिवर्तन निकाला, फिर बी की सांता में परिवर्तन निकाला, फिर डी की सांता में परिवर्तन निकाला। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया 2A से उत्पाद ए की सांता 10 मिनट में इतना मोल से घटकर 0.4 मोल हो जाती है। तो कुछ नहीं, सांता में परिवर्तन रेट जो होता है क्या होता है, हमने अभी बताया, सांता में परिवर्तन कंसंट्रेशन में परिवर्तन बटे टाइम में परिवर्तन। तो कितना हो रहा है, अब देखिए रेट पहले 0.5 था, 0.4 हो गया, कितने समय में, 10 मिनट में। तो कितना आ जाएगा, 0.1/10 डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.01 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट, है ना। आपका रेट आ जाएगा 0.01 मोल प्रति लीटर
प्रति मिनट, क्योंकि आपका समय मिनट में दिया गया था। अगर आप सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो सेकंड में आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है 6 का खा। अब क्रिया, इसके लिए भी रेट पहले लिख लीजिए आप, फट से तुरंत रेट लिखिए इस प्रकार के जब भी प्रश्न पूछे जाए। तो डी N2O5 अपान dt माइनस में, क्योंकि ये अभिकारक है, अभिकारक घटेगा, 1/2 DNO2 अपान dt और प्लस में 1/1/2 DO2 अपान dt। अब देखिए, अब यहाँ पे सबका दिया गया है, ये सब में आप देखिए सबका दिया गया है, तो आप सबका मान रख दीजिए फटाफट। क्या हो जाएगा, DN2O5 बराबर क्या दिया, K डैश दिया गया है ना, क्या दिया गया है, K डैश N2O5। इसको कितना कितना दिया गया है, DNO2 अपान dt को देखो कितना दिया गया है, देखो ये दिया गया है K डबल डैश N2O5, तो K डबल डैश N2O5 और साथ में ये जब पलट जाएगा, ये आप देखिए, ये आपका जो 2 है ये पलट जाएगा, ऊपर हो जाएगा, तो ऊपर 2/1 हो जाएगा, तो 2/1 हो जाएगा आपका। और DO2 अपान dt कितना दिया है, K ट्रिपल डैश N2O5 दिया गया है, तो K ट्रिपल डैश, इसको थोड़ा सा हम शिफ्ट कर लेते हैं साइड में, K ट्रिपल डैश N2O5। देखिए सभी में ये कॉमन है, तो आप इसे काट देंगे, हटा देंगे, तो क्या बचेगा आपका, क्या बचेगा, K डैश इक्वल टू 1/2 K डबल डैश इक्वल टू 2K ट्रिपल डैश। तो आपका यही पूछा गया था, इन सभी में संबंध, K डैश K डबल डैश K ट्रिपल डैश में संबंध, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी अभिकारक के लिए एक अभिक्रिया की प्रथम कोटि की, अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, तो अभिक्रिया का वेग किस प्रकार प्रभावित होगा यदि अभिकारक की सांद्रता दोगुनी कर दी जाए। तो अभिक्रिया प्रथम कोटि की, तो रेट बराबर आप क्या लिखोगे, रेट बराबर लिखोगे K A⁴ ये वेग नियम से लिखोगे, तो रेट जो होगा, दर होगा, वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होगा, अभिकारक की सांद्रता के क्या होगा, समानुपाती होगा। इसलिए यदि अभिकारक की सांद्रता दोगुनी करोगे, दर भी दोगुना हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया भी दोगुनी हो जाएगी। अभिकारक की सांद्रता दोगुनी करने से अभिक्रिया की जो दर होगी, अभिक्रिया की दर भी दोगुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, है ना, ये हो गया आपका आंसर। अगला होगा, क्या होता है जब रासायनिक समीकरण लिखना है आपको, नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड से एल्कोहलिक केवेज। तो ब्यूटिल क्लोराइड में कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन होंगे, तो ये ब्यूटिल क्लोराइड हो गया, नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया आपको एल्कोहलिक केवेज से करानी है, तो क्या होगा, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा, विलोपन अभिक्रिया देगा। आपका अल्फा स्थान से Cl और बीटा स्थान से H गायब होगा, अल्फा स्थान से Cl और बीटा स्थान से H गायब होगा, और आपका एल्कीन बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमीन बेंजीन से अभिक्रिया। तो ब्रोमीन बेंजीन क्या है, ब्रोमो बेंजीन ड्राई मैग्नीशियम से कहा गया है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो आप जानते हैं ये ग्रिग्नार्ड अपकर्मक बनाने की विधि है, आपका ये फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा ग्रिग्नार्ड अपकर्मक। अगला है एथिल क्लोराइड की जलीय केवेज से, एथिल क्लोराइड CH3 CH2OCl, इस बार एक्वस केवेज है। तो आप जानते हो ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा, ये Cl हटके OH लग जाएगा CH3 CH2
OH और KCl आपका साइड उत्पाद प्राप्त होगा, है ना। अल्कोहल बनाने की विधि है ये एल्किल हैलाइड से। शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड है ना, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड CH3Br। अब जानते हो सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये ऊर्जप क्रिया है ना, ड्राई ईथर। ऊर्जप क्रिया क्या होता है, ये R 2 बार जोड़ के लगा दिया जाता है, ये आपकी ऊर्जप क्रिया है ना। साथ में NaBr बनेगा, आपको हमने बताया एक बार इसको। RX सोडियम ड्राई ईथर क्या होगा, ये दोनों X निकल जाता है, दोनों ये RR जुड़ जाते हैं, है ना। तो ये आपकी ऊर्जप क्रिया है, ऊर्ज रिएक्शन, है ना, याद रखिएगा इसको। अगला है एथिल ब्रोमाइड की केसियन सेप क्रिया। एथिल ब्रोमाइड क्या है, CH3CH2Br केसियन सेप क्रिया। तो क्या होगा, यहाँ पे Br हट के CN लग जाएगा, नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया ये भी है। तो CH3CH2CN और प्लस में KBr, है ना। तो आपका ये मेन उत्पाद बनेगा, ये एथिल साइनाइड, है ना। अगला क्वेश्चन है क्लोरोबेंजीन से निम्नलिखित को कैसे परिवर्तित करोगे। क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाना है। देखिए क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाने के लिए क्या करोगे आप, ये आपका क्लोरोबेंजीन है। तो सबसे पहले आप बना लीजिए फिनॉल, NaOH हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लेंगे तो क्या होगा, आपको फिनॉल प्राप्त होगा। और फिनॉल को दोबारा जिंक डस्ट से क्रिया कराइए जूल धर से, तो क्या होगा, ये आपको बेंजीन मिल जाएगा, है ना, आपको बेंजीन मिल जाएगा। तो सब फिनॉल पूछा गया है, तो सेम ऊपर वाली क्रिया हो जाएगी आपकी, है ना, सेम ऊपर वाली क्रिया सिंगल स्टेप में। क्लोरोबेंजीन NaOH साथ में हाई टेम्परेचर और प्रेशर, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये फिनॉल मिल जाएगा। वास्तविक में ये 2 स्टेप में कराना होता है, तो ये नए स्टेप क्रिया कराते हैं दोबारा आप, ये सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, दूसरा दो है किसी अम्ल से क्रिया करवा देते हैं, 2 स्टेप में होता है ये। अगला टायोलिन, तो जानते हैं ये क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया मेथिल क्लोराइड से कराइए ड्राई ईथर, सोडियम ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ये उड्स फैटी क्रिया हो जाएगी आपकी ना। क्या होगा, ये Cl और Na के साथ निकल जाएगा और ये आपस में दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये आपका ये टायोलिन बन जाएगा। अच्छा, ये क्रिया करने को जो भी उत्पाद पूछा गया उसका भी स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। अगला एनालीन, तो पहले आप क्या करिए, बेंजीन बना लीजिए पहले, या इसकी डायरेक्ट अभिक्रिया भी है, एक है बेंजीन ना बनाए, चाहे तो आप बेंजीन बना कर नाइट्रोबेंजीन बनाइए, नाइट्रोबेंजीन का फिर अपचयन करा दीजिए, और अपचयन कराने से क्या होगा, आप सीधा का सीधा वो प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम आपको डायरेक्ट अपक्रिया लिख देते हैं। क्लोरोबेंजीन है आपका ये, इसकी अपक्रिया 2 मोल क्लोरोबेंजीन लीजिए, 2 मोल अमोनिया प्लस क्यूप्रस ऑक्साइड, इसको गर्म किया जाता है 473 केल्विन पर, और दाब होता है 60 एटमॉस्फेयर, तब जा कर के ये आपका सीधा का सीधा एनालीन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, सीधा एनालीन से प्राप्त हो जाएगा आपका। सीधा का सीधा एनालीन आपका प्राप्त हो जाएगा। ये इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। एप का एनालीन ये प्राप्त हो जाएगा, NH2, है ना। ये दूसरा तरीका हमने बताया आपको, आपने देखा था। हम क्या करें, क्लोरोबेंजीन को पहले स्टेप में NaOH हाई टेम्परेचर प्रेशर से क्रिया कराएं, टेम्परेचर प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। दोबारा दूसरे बात क्या करें, इससे हम से क्रिया कराएं, क्या बन जाएगा आपका, ये आपका फिनॉल बन जाएगा। फिनॉल से जिंक की क्रिया कराएं तो आपका ये बन जाएगा
बेंजीन, है ना, आपका ये बेंजीन प्राप्त हो जाएगा, बेंजीन बन जाएगा आपका ये। और बेंजीन को दोबारा नाइट्रीकरण करा दें, किससे, कंसनट्रेट H2SO4 ले लें और HNO3 ले लें, क्या होगा, आपको नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होगा। और नाइट्रोबेंजीन का दोबारा SnHCl से आप चयन करा दीजिए, है ना, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको एनिलीन मिल जाएगा, है ना। आपको एनिलीन मिल जाएगा। अगला डाइफेनिल, तो क्लोरोबेंजीन से फिटिजब क्रिया जब कराया होगा आपने, फिटिजब क्रिया, क्लोरोबेंजीन है, सोडियम ड्राई ईथर की उपस्थिति में, वास्तविक में हमने बताया है ये 2 मॉलिक्यूल के बीच में होता है ना, 2 मॉलिक्यूल लिया जाता है, तो क्या होगा, 2 फेनिल आपस में जुड़ जाएंगे। ये फिटिजब क्रिया है आपकी। कैसे होगी अब क्रिया ये 2 मॉलिक्यूल आपको लिखना चाहिए, है ना, ऐसे सोडियम के साथ में ये ऐसे निकल जाएगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये तो डाइफेनिल हो गया। अगला है एक कार्बनिक यौगिक 69% 77 कार्बन है, 11.63% हाइड्रोजन है, शेष ऑक्सीजन है, इसका आणविक द्रव्यमान 86 है, टालन अपक्रमक को अपचयित नहीं करता है, लेकिन क्या है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ योजन अपक्रिया देता है तथा धनात्मक आइडोफार्म। अच्छा, ये धनात्मक आइडोफार्म से कन्फर्म हो जाना चाहिए किसमें CH3CO समूह तो जरूर होगा, तभी आइडोफार्म दे रहा है ना। तथा एथेनोइक अम्ल व प्रोपेनोइक अम्ल प्रबल ऑक्सीकरण कराने पर एथेनोइक व प्रोपेनोइक अम्ल देता है, एथेनोइक व प्रोपेनोइक अम्ल देता है। तो एथेनोइक और प्रोपेनोइक अम्ल मतलब ये पहली बात तो ये सीधा श्रृंखला वाला यौगिक होगा। दूसरा, इसके पास CH3CO यौगिक का पार्ट भी होगा। तो सबसे पहले हम एक अणुसूत्र इसका प्राप्त कर लेते हैं। तो अणुसूत्र प्राप्त करने के लिए आप क्या करिए, पहले एक चार्ट बनाइए, एक तरफ तत्व हो जाएगा, दूसरे में उसकी मात्रा हो जाएगी, तीसरे में आप उसका द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं, चौथे में द्रव्यमान प्रतिशत नहीं, आप द्रव्यमान लिखेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत, और तीसरे में सरल अनुपात। तो ये आपका, ये यहाँ पे हम लिखते हैं तत्व, ये आपका जो प्रतिशत दिया गया है, अणुभार आपका हो जाएगा इसमें, यहाँ पे अनुपात निकालेंगे और यहाँ पे सरल अनुपात। ये आपका क्लास 11 से पूछा गया है, क्लास 11 का जो है यूज किया गया यहाँ पे, बस कहने का मतलब ये है। तो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तीनों को देखिए कितना है, कार्बन 69.77, ये प्रतिशत कितना है 69.77, ये 11.63 है, और शेष आप जब घटाओगे इसमें तो आपको 18.6% आपको मिल जाएगा ऑक्सीजन। और भार आप जानते हो कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 6 होता है। जब अनुपात निकालोगे इसको तो 69.77 डिवाइड बाई 12, और इसमें 11.63 अपॉन डिवाइड बाई 1, 18.6 डिवाइड बाई 6, है ना। तो इसका जब अनुपात आप निकालोगे, डिवाइड करोगे तो लगभग अप्रॉक्स 5.81 आएगा, ये तो इतना ही आ जाएगा, और ये आपका लगभग 1.16 आएगा। तो सरल अनुपात में भाग करने के लिए सबसे छोटे वाले से सबको भाग करेंगे, तो ये लगभग आपका 5 आ जाएगा, और इसे डिवाइड करोगे तो लगभग ये आपका 10 आ जाता है, और ये आपका 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, C5H10 वो हो जाएगा। ये आपका अणुसूत्र हो गया। अब हमने बताया कि एक कम से कम अभी एडोफार्म देता, मतलब ये ग्रुप तो होगा ही। तो 2 कार्बन तो निकल गए, 2 कार्बन निकल गए, तो बाकी कितने बचे, 3। तो CH3 CH2 CH3 अगर इसको हम लिखें, अब इसका अणुसूत्र निकाल के देखते हैं कितना आ जाएगा, 5 का 12 पंचे 60, हाइड्रोजन 10, ऑक्सीजन 1 ही है, कितना, तो 16 होगा, जोड़िए इसको, 6 1 2
2 हो जाएगा 6 2 8 86। इसका मतलब क्या है, उसने जो अड़भार दिया था उन्होंने जो कहा है अड़भार 86, तो इसका मतलब क्या है, ये यौगिक कन्फर्म है, मतलब ये यौगिक होगा। यहाँ पे देखो बोला गया है इसका अड़भार द्रव्यमान 86 है। 7th का निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या पूछा गया, क्लेजन अपक्रिया। क्लेजन अपक्रिया में क्या होता है, क्लेजन संघनन में क्लेजन अपक्रिया में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बंद होने वाली अपक्रिया है। इसमें प्रबल क्षार की उपस्थिति में एस्टर हो, 2 एस्टर लिए जाएं, 1 एस्टर हो। इसमें कार्बोनिल यौगिक के बीच अपक्रिया होती है, जिससे क्या होता है बीटा कीटो एस्टर या बीटा डाई कीटोन प्राप्त होता है। तो हम आपको एस्टर लेकर के अपक्रिया करके दिखाते हैं कैसे अपक्रिया करोगे आप। यहाँ पे एक आप एस्टर ले लीजिए, मान लीजिए हमने लिया R CH2 COO R'। अब कभी भी जब इसकी अपक्रिया करानी है तो 2 बार अणुओं को लिखिए। एक बार आप जो है CH2 यानी कि अल्फा हाइड्रोजन को ओपन करके लिखेंगे COO R', और दोबारा आप जो लिखेंगे वो दोबारा जब आप लिखेंगे तो आप CO यानी RCOO और OR को ओपन करके लिखेंगे O', ये से। देखिए अब क्या करना है आपको इस H को इस OR के साथ निकाल देना है, बाकी योग करके जोड़ करके लिख देना। तो देखिए हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम यही शुरू करते हैं R CH2 C डबल बॉन्ड O, और इसी से आपका ये जहाँ से H निकला था यही CH लगेगा। इस CH से एक तरफ नीचे R लगा है और दूसरी तरफ C डबल बॉन्ड O R' है ना। तो ये आपका उत्प्राप्त प्राप्त हुआ। ये कैसे होता है, NaOH की उपस्थिति में होता है। ये सेम जैसे एल्डोल संघनन होता है उसी प्रकार से अपक्रिया होती है, एल्डोल अपक्रिया जैसी होती है, बस यहाँ एस्टर लेना होता है, इतना अंतर होता है। अगला क्या है, कैनिजारो अपक्रिया। ऐसे एल्डिहाइड व कीटोन जिनके पास अल्फा H नहीं होता है वो NaOH की उपस्थिति में शांत क्षार की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होते हैं तथा अपचयित होते हैं, यानी स्व रिडॉक्स अपक्रिया का एग्जाम्पल होता है। यानी जैसे ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास अल्फा H नहीं होता, जैसे मान लीजिए आपने बेंजिल्डिहाइड लिया, बेंजिल्डिहाइड के पास में ये अल्फा स्थान है, इस अल्फा स्थान पर कोई H नहीं है, तो ये क्या होगा, NaOH की उपस्थिति में ऑक्सीकृत भी होगा। ऑक्सीकृत होकर के क्या बनाएगा, ये अम्ल बनाता है, और चूंकि क्षार होता है तो क्षार की उपस्थिति में H जो है चला जाता है और ये सोडियम बेंजोएट बन जाता है। साथ में अल्कोहल भी बनेगा, साथ में जितने कार्बन का एल्डिहाइड था उतने कार्बन का आपका अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, CH2OH, है ना। तो एल्डिहाइड था कीटोन जिनके पास अल्फा H नहीं होते हैं वो कास्टिक सोडा या सांद्र के विलयन पर 50% कम से कम सांद्र होना चाहिए। वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण देते हैं तथा एल्कोहल बनाते हैं। ठीक है, तो आपका ये हो गया कैनिजारो। रोजनमेंट में क्या होता है, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें एसिटिल क्लोराइड जो होता है उसका PDBSO4 के उपस्थिति में उबलती हुई जाइलिन जो उत्प्रेरक का कार्य करती है, हाइड्रोजन द्वारा जब अपचयन कराते हैं तो उससे क्या होता है, हमें एसिटिल्डिहाइड प्राप्त होता है। देखिए ये आपका एसिटिल क्लोराइड है, एसिटिल क्लोराइड। इसकी अपक्रिया वैसे हाइड्रोजन से करानी है, लेकिन यहाँ पे PDBSO4 होगा और जाइलिन भी लिया जाता है। जाइलिन क्या होगा, इससे एल्डिहाइड बनेगा, है ना, इससे एल्डिहाइड बनेगा। तो ये जो है इसका एग्जाम्पल अगर आपको लिखना CH3 COCl, सेम रीजेंट आपका बन जाएगा CH3 CHO एथेनल। तो ये क्या है, ये रोजनमुंड अपचयन है या रोजनमुंड अपक्रिया है। इसमें क्या होता है, एसिड क्लोराइड जो होता है, एसिड क्लोराइड को PDBSO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजन से अपक्रिया करवाते हैं और यहाँ पे जाइलिन उत्प्रेरक के रूप में लेते हैं। ये हमारा सेट कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।